कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के इस कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो ही चुकी है, तो चलिए मंगरा, सबसे पहले हम अपने किसान भाई बहनों को दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग के तहत लगा सकते हैं अनुदान पर उद्योग। BAU में 18 से 20 दिसंबर तक होगा कुलपतियों का सम्मेलन। आज हम मिलेंगे सफल किसान बंधन उरांव से। और अब समाचार विस्तार से। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के किसान मशरूम सहित अन्य कृषि उत्पादों के खाद्य प्रसंस्करण के लिए लघु उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का अगर उत्पाद बनाते हैं आप, तो एक छोटा मोटा आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, जिसके लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है 3 से 4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें अगर आप वैसा लगाते हैं तो सिर्फ मशरूम ही नहीं, और भी कई चीज़ों का आप उत्पादन कर सकते हैं, उसमें प्रसंस्करण कर सकते हैं। लेकिन खासकर इसके लिए जो मशीनरी चाहिए और जिस तरह का इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, उसके लिए आप 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अभी जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना से भारत सरकार का जो नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग करके एक योजना आई है, जो अपने झारखंड में भी चल रही है, लगभग 1 साल होने जा रहा है उसका। तो उसके थ्रू आप ये प्लांट और मशीनरीज के लिए सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चूँकि उद्योग से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो नेशनल मिशन फूड प्रोसेसिंग है, ये उद्योग विभाग के थ्रू ये रन कर रहा है प्रोजेक्ट। तो अगर आपको किसी को जानकारी इसमें विशेष चाहिए, तो जो जैसे झारखंड सरकार का जो उद्योग विभाग है, वो आप वहाँ संपर्क करेंगे तो इसमें विशेष जानकारी मिलेगी। बरसा कृषि विश्वविद्यालय में 18 से 20 दिसंबर तक कृषि विश्वविद्यालय संघ का 38वां सम्मेलन आयोजित किया जाने वाला है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद होंगे। इसमें भारत के सभी राज्यों के लगभग 65 कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग लेंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय कृषि विश्वविद्यालयों से केंद्र एवं राज्य का संबंध रखा गया है। जो किसान प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक अपनाते हुए सब्जी फसल लौकी लगाना चाहते हैं, तो बुआई में कतारों के बीच 3 मीटर और पौधों के बीच 50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अगर टपक सिंचाई विधि अपना रहे हैं तो कतारों और पौधों के बीच की दूरी बदल जाएगी। कद्दू की खेती में अगर प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक के साथ साथ टपक सिंचाई विधि भी अपनाई जा रही है, तो कतार से कतार के बीच और पौधों से पौधों के बीच विज्ञान सम्मत दूरी का होना जरूरी है। किसान भाइयों, अगर आप प्लास्टिक मल्चिंग में जो है लौकी की खेती करना चाहते हैं और इस महीने में आपको उसको लगा देना है, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें जो है एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी जो है 3 मीटर रखते हैं और एक पौध से दूसरे पौध की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रयोग करेंगे, लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन होगा। उसके अलावा जो किसान भाई जिनके खेत में ड्रिप लगा हुआ है, तो वह जो है दूरी को ड्रिप के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे 4 फीट पर उनका ड्रिप लगता है, तो 8 फीट की दूरी पर जो है लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे और पौध से पौध की दूरी जो है 40 सेंटीमीटर पर ड्रिपर रहता है। जहाँ से पानी का छेद है, पानी गिरता है, तो 40 सेंटीमीटर पर करें। जो किसान अपने खेतों में लगे धान फसल की कटाई कर चुके हैं और गेहूं फसल लगाना चाहते हैं, तो खेतों की तैयारी करके अविलंब बुआई का काम शुरू कर दें। पिछात खेती से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए अनुशंसित प्रभेद NW 1014, राज 3765 या HW 2045 लगाएं। जो किसान अपने खेतों से धान फसल काट चुके हैं, तो वो मिट्टी में मौजूद नमी का फायदा गेहूं की खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपके पास अगर सिंचाई की सुविधा है, तो अभी खासकर पिछात खेती के अनुशंसित प्रभेद NH 1014, राज 3765 या HW 2045 लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता करीब 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
किसान भाई टाण जमीन में लगे फसल की निकौनी करने के लिए कृषि उपकरण व्हील हू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम मिलेंगे सफल किसान बंधन उरांव से, जो रातू प्रखंड के पाली गांव के मुखिया हैं। ये अभी 1 एकड़ खेत में सब्जी फसल, फ्रेंच बीन और तेलहनी फसल सरसों की खेती कर रहे हैं। पाली गांव के मुखिया बंधन उरांव का नाम पंचायत प्रतिनिधि से ज्यादा एक प्रगतिशील किसान के रूप में जाना जाता है। ये न सिर्फ खुद उन्नत खेती करते हैं, बल्कि दूसरे किसानों के बेहतरी के लिए भी उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करते हैं। अभी ये अपने 1 एकड़ खेत में फ्रेंच बीन और सरसों लगाए हुए हैं। खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी में मटर को भी आदि अदरक मिर्चा सब फसल हम लोग लगाते हैं, बीन वगैरह सब लगाए हैं। और यही जो है हम लोग का अबर बाज़ार बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि इन साल बरखा माने हम लोग का खेती के लिए माने दिक्कत किया, और जिससे माने खेती जो माने मेहनती किसान का बच गया, उसमें अच्छा आमदनी इन साल हो रहा है। और अब एक नज़र राज्य के प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1850 रुपए, चना 3700 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9300 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1500 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 2000 रुपए से 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में हमारे किसान भाई बंधु देखे मौसम के मिजाज के बारे में आपने जानकारी ली और मंडी की खबर आपको मिली और साथ ही खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी और खबर दोनों बातें आपको जानने को मिली। बिल्कुल, खेती बाड़ी से जुड़ी और भी बहुत सारी अभी जानकारियां हम इनको दिलवाते रहेंगे। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए
देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद आप सबों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा कितकी भौजी, एक बात बताइए कि पूरा इलाका जो है सो मैंने कि खाली है, आप काहे हमको बोले कि एकदम यहीं पे आकर के बैठो? क्योंकि यहाँ पर खूब सुंदर सुंदर ये फूल जो लगे थे। तो ये तो फूल तो गेंदा का फूल है। अरे भाई, फूल तो बहुत सारे होते हैं। गेंदा का है, हाँ, गुलाब का है, हाँ, चंपा है, चमेली हाँ, है, रजनीगंधा है, हाँ। और आपको बताएं कि एक और फूल होता है आर्किड। हम मार्केट तो सुने, आर्किड नहीं सुने हैं। नहीं नहीं, अभी आपको हमारे विशेषज्ञ बताएंगे तो आप उसके बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा। तो भौजी, आप अपने विशेषज्ञ बंधु, हमारे जो विशेषज्ञ महोदय हैं, हाँ, मेरे साथ साथ झारखंड के तमाम किसान जानना चाहते हैं कि ये जो आर्किड फूल है इसकी क्या विशेषता है और झारखंड में इसकी क्या संभावनाएं हैं, खेती की कितनी संभावनाएं हैं और इसमें। हम किसान आर्किड फूल की खेती से क्या लाभ ले सकते हैं, इस विषय पर जानकारी हमको मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। हम जानकारी दिलवाने के लिए ही तो आते हैं। तो किनसे आप जानकारी दिलवा दे रही हैं? तो आर्किड फूलों की झारखंड में कितनी संभावनाएं हैं खेती की, और किस तरह से हम लाभ ले सकते हैं और क्या क्या लाभ ले सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर SK नायक के पास। आज हम प्लांटरी के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है डॉक्टर साहब SK नायक। आज हम बात कर रहे हैं ना कि खेती की, ना ही किसी और चीज़ों की, मगर आज हम बात कर रहे हैं फूलों की। अगर हम फूलों की भी अगर खेती करते हैं और उनसे हम अधिक से अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में और विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय है कि ऑर्किड एक जो फूल है जी, उसकी खेती जो है झारखंड के परिवेश में उसकी क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, ये ऑर्किड एक फूल की खेती है। ऑर्किड हम देखेंगे जैसे सिक्किम में पाए जाते हैं, केरला में भी ये होता है, पुणे में ये लोग होते हैं, कोलकाता में भी कहीं कहीं जगह में ये होता है। और ये ज़्यादातर सिक्किम में ही कंडीशन में, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ ये बहुत अच्छी तरफ से होता है। अगर हमारे किसान भाई ऑर्किड फूलों की अगर खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, ऑर्किड खेती करने के लिए आपको पहले उसके लिए घर बनाना पड़ेगा। जैसे अगर हम ओपन कंडीशन में अगर करेंगे तो ये उसका पौधा ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, उसको हम कंट्रोल कंडीशन में उसको करना पड़ेगा। जैसे शेडनेट हाउस होता है। शेडनेट हाउस का मतलब है सूर्य किरण जो आता है उसको हम 50% उसका रोकना पड़ेगा। उसका जो सूर्य किरण आएगा 50% रोकना पड़ेगा। तो उसके ऊपर क्या होता है, पॉली हाउस बनाना पड़ेगा, वो शेडनेट हाउस बोलते हैं। उसके ऊपर एक शेड दिया जाता है, तो इसमें काफ़ी सूर्य किरण में उसका जो किरण आता है वो रोक के आता है। और ये बहुत सारा किस्म के पॉली हाउस होते हैं। एक तो है हाई कॉस्ट, मतलब आप उसमें लोहे का दे के बना सकते हैं, और एक है लो कॉस्ट है जो फार्मर अपने हिसाब से वो बना सकते हैं। लो कॉस्ट मतलब बम्बू दे के वो बना सकते हैं, बम्बू का एक स्ट्रक्चर घर जैसे बना के उसके ऊपर शेडनेट दे के इसमें बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये ऑर्किड ज़मीन में नहीं होगा, ज़मीन में नहीं होता है, और इसको एक बेंच चाहिए, और जो घर बनेगा घर के अंदर बेंच देना पड़ेगा, और बेंच का हाइट करीब 3 फुट जैसा ऊपर होना चाहिए। और उसके ऊपर बेंच के ऊपर में हम ये जो ऑर्किड है उसमें हम पॉट में कर सकते हैं, नहीं तो हमने एक नर्सरी जैसा बेड बना के उसके ऊपर जो हाइट बेंच होगा उसके ऊपर नर्सरी टाइप का एक ठो बना के उसी में उसका मीडिया डालेंगे। और इसके जो मीडिया है ये तो एक तो मिट्टी में होता नहीं है, और ये जितना भी हमारा बार्क होता है, ट्री का जो बार्क होता है, अगर ट्री को बार्क में इसका ग्रोथ बहुत अच्छी तरफ से होता है। और अगर हम सस्ते में अगर देखेंगे तो ये कोकोनट का जो छिलका होता है ये बेस्ट है और सस्ते में भी पाए जाते हैं, इसमें इसका ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा। और अब जब देखेंगे इसका जो जड़ होता है मोटा होता है इसका जड़, और ये उसका जो बार्क में
लटका हुआ रहता है और इससे पौधा को उसी से वायु से जो नमी होता है, वो आर्द्रता जो होता है, उसी से वो पानी खींचता रहता है और उसका ग्रोथ होता रहता है। जो है अगर इसकी सिंचाई किस प्रकार से करें, हमारे किसान भाई जरूर जानना चाहेंगे, तो सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार से करें उसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, ये सिंचाई व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, एक स्प्रिंकलर इरिगेशन होना चाहिए। मतलब जैसे पॉली हाउस में बनाते हैं, जैसे पहले बताया कि बेंच होना चाहिए, बेंच के ऊपर ये ऑर्किड होता है, उसके ऊपर में जैसे स्प्रिंकल देना पड़ेगा, पानी का मतलब बूंद बूंद जैसा उसमें आर्द्रता नमी उसमें चाहिए और पत्ता में ये गिरना चाहिए। और ये जो ये इपीफाइट्स होते हैं, इपीफाइट्स का मतलब है ट्री बार्क में उसका ग्रोथ होता है, मतलब मिट्टी में नहीं होता है और उसका जो हवा से वो उसका नमी खींचता है और पौधा लेता है। जो स्प्रिंकलर होता है और नोजल्स होता है स्प्रिंकलर में ऊपर लगा हुआ रहता है पॉली हाउस के ऊपर में, तो उससे दिन में अगर आपका ठंडे मौसम होगा तो दिन में एक बार ज़रूर इसका नमी मतलब हर दिन देना पड़ेगा उसका स्प्रिंकल करके। और आपका गर्मी महीना होगा तो दिन में 3 बार इसमें स्प्रिंकलिंग करना पड़ेगा। और जब फर्टिलाइज़र की बात आती है तो फर्टिलाइज़र इसमें बहुत सारा जितना भी घुलनशील खाद मिलते हैं, वो घुलनशील खाद को हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे हो गया हमारा अभी बाज़ार में पाए जाते हैं 19-19-19, मतलब है 19 नाइट्रोजन, 19 फास्फोरस, 19 पोटासियम होते हैं। ये उसका घुलनशील घुल के ही उसी में ये जो स्प्रे करते हैं, जैसे हमारा स्प्रेयर होता है, स्प्रे से इसमें पौधा में डालते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है मतलब हफ्ते में 2 बार, मिनिमम 2 बार उसका NPK 19-19-19 आपको डालना पड़ेगा। और ये सुबह ही के टाइम में ही आपको खाद डालना पड़ेगा। जैसे सुबह अगर कोई भी अगर इरिगेशन या खाद डालते हैं वो शाम तक सूख जाना चाहिए। अगर शाम में करेंगे तो ये पौधा में बीमारी आने की चांसेस ज़्यादा होता है। हम भैया ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर इसमें किस प्रकार के रोग होते हैं और उसका नियंत्रण हमारे किसान भाई किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में आप हमारे किसान भाई को बताएं। हाँ, इसमें एक बड़ी बीमारी है, ब्लैक लेग बोलते हैं। मतलब ये पत्ता क्या होता है, सूख जाता है, काला होके उसमें जो सीडोबॉल होते हैं, ये अगर आप पौधा में अगर क्लोजली देखेंगे तो पौधा में क्या होता है, एक तो कैन होता है, स्टेम होता है, उसके नीचे होगा थोड़ा सा मोटापन होता है, उसको हम सीडोबॉल बोलते हैं। तो सीडोबॉल सड़ने का ज़्यादा चांस होता है। अगर ये वाला अगर सीडोबॉल सड़ जाएगा तो पौधा ही मर जाता है। तो इसके लिए हम बाविस्टिन का उसमें छिड़काव कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर बाविस्टिन इसमें मतलब हफ्ते में 1 बार अगर छिड़काव कर देंगे तो उसमें काफ़ी तरफ से नियंत्रण होता है। अगर हमारे किसान भाई इस पौधे को लगाना चाहेंगे डॉक्टर साहब, तो सबसे बड़ी बात आती है खर्च। तो वो क्या खर्च इसमें लगेंगे, वो हमारे किसान भाई ज़रूर जानना चाहेंगे। हाँ, इनिशियल आपका देखेंगे तो पॉली हाउस का ही ज़्यादा उसका कॉस्ट होता है। जो शेडनेट हाउस जो बताए उसका करीब आपका 1.5 लाख जैसा उसमें कॉस्ट आ जाएगा। और प्लांटिंग मटेरियल जो ऑर्किड का होता है ये बीज से नहीं होता है। मैं आपको ध्यान दूँ, ये बीज से कभी नहीं बनता है, ये टिश्यू कल्चर प्लांट से ही बनता है। टिश्यू कल्चर प्लांट जैसे हम मशरूम का जो करते हैं लेबोरेटरी में बनाते हैं, तो इसका भी उसका प्लांट लेबोरेटरी बनता है, टिश्यू कल्चर के माध्यम से होता है। और इसका दाम करीब 10 से 15 रुपया पर प्लांट होता है। तो उसी हिसाब से करीब आपका आ जाएगा 1.5 लाख के अंदर में इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट चाहिए। और 1 साल के बाद ही आपका फूल आना स्टार्ट हो जाता है। और ये थ्रू आउट द ईयर, मतलब हर महीने आपको कुछ ना कुछ फूल देता रहेगा, तो थ्रू आउट द इनकम आपका मिलता रहेगा। और ये जो फूल है आपका 1 महीना जैसा आपका पौधा में रहेगा। यही इसका खासियत है कि बाकी फूलों से ये उसका लंजीविटी इसका ज़्यादा होता है। और गुलदस्ता में भी इसमें काफ़ी उसका मांग है, बाज़ार में इसका काफ़ी मांग है। बाज़ार में हम आए प्राय देखते हैं कि गुलाब के जो पौधे होते हैं वो जो है हम बिकते हैं, वो बड़े कम दाम में बिकते हैं। और अभी हमें पता चला कि इसके 1 स्टिक के दाम जो है वो 10 रुपीज़ है। तो ये क्या अंतर है और ये क्यों है, इसके बारे में हमारे किसान भाई ज़रूर जानना चाहेंगे। हाँ, जो गुलाब है ये करीब उसका जो लाइफ होता है, पोस्ट हार्वेस्ट जो लाइफ बोलते हैं, वो 7 दिन जैसा, मैक्सिमम 7 दिन होता है। लेकिन हम इसका अगर देखें, इसका जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लाइफ है 15 से 20 दिन आपका ऐसे कंडीशन में रहेगा। अगर उसमें आप कुछ पानी डाल के या कोई चीनी पानी या शुगर सोल्यूशन उसमें डाल के रखते हैं तो 1 से 1.5 महीना इसमें आराम से आपका वो रहेगा। उसका लॉन्जिविटी ज़्यादा होता है। तो यही इसका खासियत होता है ऑर्किड
फूलों का। अगर इस फूल से अगर हम कंपेयर करें तो गुलाब के जो फूल होते हैं वो कुछ दिन तक ही टिक पाते हैं, मगर अगर ऑर्चिड की बात करें तो ये महीनों टिक सकते हैं जी। तो ये आपसे फ़ायदा है, और मार्केट के हिसाब से देखें तो ये जो है आप इससे भी अगर आपकी इसकी खेती करते हैं तो अधिक से अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे और ऑर्चिड की खेती आप ज़रूर करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमें इस कार्यक्रम में आ रहे इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान हमारे जैसे जो किसान भाई बंधु हैं, जिस फसल की भी खेती करें तो खेती करने में सबसे अहम बात पर ध्यान रखें कि मिट्टी में जो मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या उन पोषक तत्वों का प्रबंधन हमको कैसे करना है, इस विषय पर ख्याल रखना है। और इस विषय पर आज जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ नवीन कुमार जी। तो आइए लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, यूँ तो आप सब्जियों की बहुत ज़्यादा खेती करते हैं, खासकर तक झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारे किसान भाई बहुत मेहनती हैं और सब्जी की बहुत ज़्यादा खेती करते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या आप ये भी जानते हैं कि सब्जियों में कौन कौन से सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ किसान भाइयों, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद के आज हमारे साथ वैज्ञानिक श्री नवीन कुमार जी हैं। ये हमें जानकारी देंगे। नवीन जी, अभी जाड़ा का समय आ रहा है, जाड़ा का समय है, इस वक्त बहुत सारी सब्जियां हमारे किसान भाई लगाए हुए हैं, तो सब्जियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग का क्या मतलब है? देखिए, ये जो पोषक तत्व हैं इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है सब्जियों में, क्योंकि सब्जी तो किसान उत्पादन कर लेते हैं और उसकी जो उसको देखने में जो सुंदर होना चाहिए सब्जी को, उसी पे बाजार में उसका पैसा मिलता है और उसी का उसके किसान जल्दी से उसके बिक जाते हैं मार्केट में। यदि बैगन हो उसमें चमक न हो, टमाटर हो उसमें लालिमा न हो और चमक न हो, तो वो जल्दी वो नहीं बिक पाते हैं। तो फूलगोभी हो तो उसमें यदि फूल कसा हुआ न हो तो बाजार में जल्दी वो नहीं बिकते हैं। तो पोषक तत्वों का बहुत ही बड़ा योगदान है सब्जी उत्पादन में। पोषक तत्व यदि हम समुचित मात्रा में न दें तो कई तरह की विकृतियां उसमें आ जाती हैं। जैसे कि हम यदि टमाटर में देखें तो टमाटर फटने लगते हैं। टमाटर को देखेंगे कि आप उसमें समुचित यदि आप खाद प्रबंधन किए हैं फिर भी टमाटर फट रहा है तो उसमें ये है कि उसमें बोरन की कमी आ जाती है और बोरन की कमी आने के कारण वो टमाटर फटने लगते हैं। तो एक बोरेक्स आती है पाउडर, बोरेक्स 1 लीटर में 2 ग्राम मिला के यदि किसान भाई उसका छिड़काव करें टमाटर के पौधे पे तो ये टमाटर फटने की समस्या से वो निजात पा सकते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी सब्जी में वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद का उपयोग करें तो एक कुआंनुमा पीट को खोद लें और उस पीट में गोबर को डाल दें और उसके बाद जो सड़ने वाला तत्व हो उसको डालें और उसको एयर टाइट कर दें, ऊपर से मट्टी और गोबर की लेप से पूरी तरह से उसको ढक दें, जिससे कि वो आपका एक तरह का खाद बन जाए अच्छा। और जब चाय नुमा भुरभुरा हो जाए तो उसको उपयोग करने से पौधे को समुचित मात्रा में उसको तत्व मिल जाते हैं, तो उससे वो पौधा में वृद्धि भी होते हैं, साथ साथ उसमें चमक भी आती है, जिससे उनके बाजार में वो बिक जाते हैं। देखा गया है ऐसा कि मूली में भी कई तरह की विकृतियां आ जाती हैं, वो भी पोषक तत्व की कमी के कारण है। किसान भाइयों, यदि पोषक तत्व में जिंक हो, आयरन हो, एमओ हो, इस तरह की सभी जो एंजाइम वाले जो हैं वो बाजार में उपलब्ध हैं, तो उसको लेके यदि डालें पौधे में तो उससे कई हद तक कई तरह की विकृतियां खत्म हो जाती हैं और इससे काफ़ी हद तक लाभ भी होता है। और मार्केट में जब भी आपका सब्जी हो जाएगा तो उसको पहले जल्दी बिक जाएगा, इससे आप काफ़ी पैसे वाले हो सकते हैं। नवीन जी, ऐसा देखा गया है कि जो खीरा वगैरह जो हमारे किसान भाई जाड़े में भी लगाते हैं तो खीरा वगैरह बड़ा होता है लेकिन फिर वो टेढ़ा हो जाता है। ये किन पोषक तत्वों की कमी से होता है? देखिए, वो खीरा एक्चुअली क्या है कि जब भी लगाएं किसान भाई तो उसमें गोबर की खाद तो जरूर दें, सड़ी हुई गोबर की खाद। इसके बाद नीम की खल्ली का भी प्रयोग करें या करंज की खल्ली का भी प्रयोग करें। साथ साथ उसमें DAP, डाई अमोनियम फास्फेट जो होते हैं, उसका भी प्रयोग करें तो ये समस्या उनको नहीं होगी। साथ साथ जो भी खेत हो उसमें यदि हम ढैंचा लगा लें
ढैंचा या गरमा मूंग लगा लें या तिल लगा लें और उसके पहले हम जुताई कर दें, 1 महीने पहले यदि जुताई कर दें तो ढैंचा लगाने से क्या होगा, एक जिंक जो सूक्ष्म तत्व है वो किसान भाइयों को मिल जाएगा जिंक के रूप में उस ढैंचे से, साथ साथ ह्यूमस भी मिलेगा, तो इससे कोई तरह की विकृतियां नहीं होंगी और ये काफ़ी हद तक आपके ज़मीन के लिए भी अच्छा होंगे और आपके सब्जी के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। तो हम समझते हैं कि काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी खासकर तक जाड़े के मौसम में बंदा गोभी और फूल गोभी काफ़ी देखा गया है, तो बंदा गोभी और फूल गोभी बहुत अच्छे तरीके से उसका उत्पादन हो, इसके लिए हमारे किसान भाई कौन कौन से पोषक तत्व दें? इसमें बंदा गोभी और फूल गोभी एक बहुत ही ये अच्छा सब्जी माना जाता है। तो जब भी किसान भाइयों इसका सब्जी का जो लगाते हैं तो उसको बीज उपचार जरूर करें। पहला काम बीज उपचार करें, इसके बाद वो जहाँ पर वो बंदा या फूल गोभी लगाते हैं उसी जगह पे वो थोड़ा DAP डाल दें और सड़ी हुई गोबर की खाद डालें या वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, पत्ता का सड़ा हुआ खाद भी आप ले सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक ये काफ़ी अब जिंक भी डाल सकते हैं उसमें, तो वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। तो किसान भाई ये अवश्य करें जिससे कि फूल गोभी और उसमें वो जो और ये समय पर इसको कटाई करें, इसका जब भी बेचने जाएं तो समय पर कटाई करें जिससे कि वो फूल की जो आकृति है वो विकृति में रूप में न बदले। क्योंकि किसान भाई हमेशा देखा गया है कि जो भी फूल गोभी है वो जब भी अब थोड़ा बड़ा हो जाए और उसमें फूटने लगे तो उसमें वो किसान को वो पैसा नहीं मिल पाता है। तो वो समय पर भी उसको काटना बहुत ज़रूरी है और समय काटने से पहले एक बार ज़रूर सिंचाई कर दें, हल्का सिंचाई कर दें तो उसमें ताजगी बनी रहती है और उसका भंडारण भी अच्छे ढंग से वो यदि करें पत्ता सहित यदि करें तो वो बहुत अच्छा रहता है और इसमें कई तरह की विकृतियां नहीं आती हैं। किसान भाइयों, नवीन जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी। सब्जियों में खास पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाते हैं और अगर वो संपूर्ण दिया जाए तो कितना लाभ होता है। नवीन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये जानकारी कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगा। जानकारी तो जानकारी है, हम किसानों के लिए सब तरह की जानकारी, बिल्कुल सही। उनकी फसल की और उर्वरकों की और सूक्ष्म पोषक तत्वों की। लेकिन भाऊजी, हमको अगले अंक में आकर के और आपको भी और जानकारी देना है। बिल्कुल सही। तो मंगरा के कहने का मतलब है कि आज की जानकारियों का सिलसिला अब समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं अपना पता। कागज कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। या किसी भी तरह की कृषि संबंधी समस्या हो तो हमें खत अवश्य लिखा करें। आपके खत आते हैं तभी हम आपकी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।